वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस, जो कि पहले यूनिट के अंदर टॉपिक आता है। पहला यूनिट है हमारा हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ डायलिसिस, जो कि सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डायलिसिस फर्स्ट। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि 1829 जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, 1829 इसमें थॉमस ग्राहम फर्स्ट क्वांटिफाइड डिफ्यूजन बिहेवियर, यानी कि एक थॉमस ग्राहम नाम के केमिस्ट या फिर साइंटिस्ट थे, जो कि स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट थे और बहुत जाने माने केमिस्ट रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले डिफ्यूजन को डिस्कवर किया 1829 में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद 1854 में एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि स्कॉटलैंड में है, ही प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि इन्होंने क्या किया, डिफ्यूजन का जो मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया सबके सामने, और ये दर्शाया कि उस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बॉडी के यूरेमिक या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सॉल्यूट हैं, उसको एक मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन थी। इस प्रेजेंटेशन के बाद 1913 में एक इन्वेंशन हुआ फर्स्ट आर्टिफिशियल किडनी का। तो ये किसने किया था? दैट वाज डेवलप्ड बाय जे एबल, एल राउंट्री एंड बीबी टर्नर। इन्होंने इनकी थ्योरी पढ़ी, डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद फर्स्ट आर्टिफिशियल किडनी का इन्वेंशन किया। ये तीनों कलीग साइंटिस्ट थे। इस इन्वेंशन के बाद 28 फरवरी 1924 फर्स्ट हीमोडायलिसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय जॉर्ज हास। जॉर्ज हास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, फर्स्ट हीमोडायलिसिस ऑन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के ऊपर हीमोडायलिसिस को ट्राई किया। लेकिन इससे पहले तक ह्यूमन पर नहीं करी गई थी हीमोडायलिसिस, डॉग्स पर ट्राई करी गई थी। देन क्या हुआ, 1943 में हमारे विलियम कॉफ नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बहुत रिसर्च करी। उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी वाज डेवलप्ड अ क्लिनिकली यूजफुल एपरेटस। इससे पहले जो भी आर्टिफिशियल किडनी हमारी डेवलप्ड करी गई थी, इन तीनों ने भी बनाई थी, ये आर्टिफिशियल किडनी सक्सेसफुल नहीं थी। इन आर्टिफिशियल किडनी या फिर यूं कहें डायलाइजर जो बनाए गए थे इससे पहले तक, वो सब अनसक्सेसफुल रहे, डायलिसिस फेल रही, तो वो सक्सेसफुल नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा डायलाइजर बनाया जो कि सक्सेसफुल था कंपेयर टू ये जितने भी पहले इन्वेंशन हुए थे, इन सभी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा डायलाइजर बनाया और डायलिसिस करके दिखाई। 1945 में फर्स्ट सक्सेसफुल पेशेंट, जो सबसे पहला सक्सेसफुल पेशेंट रहा विलियम कॉफ के द्वारा, वो 67 ईयर ओल्ड वुमेन थी, जिसको क्या प्रॉब्लम थी, यूरेमिक कोमा, यानी कि वो यूरेमिक कोमा में चली गई थी। यूरेमिक कोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ब्रेन पर इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है। उन्होंने क्या करा, उस पेशेंट की, उस लेडी की डायलिसिस की, और हीमोडायलिसिस के 11 घंटे बाद, यानी 11 घंटे उसने डायलिसिस करी, उसके बाद उसको यूरेमिक कोमा से बाहर निकाला। यानी कि वो जो लेडी यूरेमिक कोमा में चली गई थी वो वापस से नॉर्मल हो गई 11 घंटे की हीमोडायलिसिस के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रही 1945 में, जो कि एक पेशेंट पे की गई थी। देन 1962 में डॉक्टर बेल्डिंग स्क्रिबनर ऑफिशियली स्टार्टेड फर्स्ट ओपीडी डायलिसिस सर्विस। इन्होंने क्या किया, जो ओपीडी डायलिसिस सर्विस थी उसको ऑफिशियली लॉन्च किया। यानी कि इससे पहले तक जितनी डायलिसिस हुई थी वो सारे हमारे एक्सपेरिमेंट थे, वो सारे ट्राई करे गए थे रिसर्च के बेस पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एक डायलिसिस सेंटर ऑफिशियली खोल लिया, जिसमें 6 मशीनें लगाई और लोगों की इन्होंने डायलिसिस करना शुरू कर दिया। तो इसका इन्होंने नाम रखा था सीटल आर्टिफिशियल किडनी सेंटर, और जिसको इन्होंने बदल करके बाद में नॉर्थ वेस्ट आर्टिफिशियल किडनी सेंटर कर दिया था। तो ये तो थी हमारी डायलिसिस की हिस्ट्री। इसमें कुछ हमारा कंफ्यूजन रहता है। जो थॉमस ग्राहम थे हमारे, थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले डिफ्यूजन प्रपोज किया, डायलिसिस के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया
लोगों को, यानी कि लोगों को इससे पहले ये आइडिया नहीं था कि डायलिसिस करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये आइडिया जो हमारे थॉमस ग्राहम ने दिया था, इसी की वजह से इनको फादर ऑफ द डायलिसिस कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे विलियम कॉफ आए, इन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया डायलिसिस को। इसीलिए आजकल जो गूगल और नई सोर्सेस हैं, रिसेंटली जो भी सोर्सेस हम देखते हैं, उसमें विलियम कॉफ को फादर ऑफ डायलिसिस बताया जाता है। लेकिन देखा जाए तो फादर ऑफ डायलिसिस हमारी पुरानी बुक्स मिलेंगी तो उसमें थॉमस ग्राहम को ही कहा जाता है, और वो है भी। और जो हमारे विलियम कॉफ हैं, इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट पर भी कई सारी रिसर्च की, बहुत सारा काम किया, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन भी कहा जाता है। तो अगर हम सही मायने में देखें तो फादर ऑफ डायलिसिस हमारे थॉमस ग्राहम होंगे और फादर ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन विलियम कॉफ होंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।